आज के क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन और काफी इंपॉर्टेंट ये फेनोमेना है। नीच पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक क्वेश्चन आने का चांस यहाँ से काफी ज्यादा रहता है। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। एक क्लास पढ़ करके एक टॉपिक एक क्वेश्चन जो है अपना क्लियर हो सकता है और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा हो जाता है और थोड़ा सा ये होता है, लेकिन हम लोग इसको एकदम बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी जो कहता है, यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस, इसी को हम लोग सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी इसके बिना अधूरा है। इस थ्योरी के बिना बायोलॉजी अधूरा है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी काम होता है वो काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए से बनता है। आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारा जेनेटिक मेकअप होगा, जैसे हमारे अंदर डीएनए होगा, जो भी चीज कभी कई दफा हम लोग देखते हैं कि डीएनए में बोलते हैं कि एक्सरे रूम में ज्यादा बार नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो पता चले कि डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए में भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन में भी जो प्रोटीन हमारा बनना चाहिए था वो प्रोटीन नहीं बन करके कुछ और प्रोटीन बन जाएगा, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ये हमारा सेंट्रल डॉग्मा है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। देखिए, ये अगर एक सेल बनाते हैं, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल हम लोग उसको बोलते हैं। ये डीएनए चेंज होकर के ये डीएनए से बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये आरएनए जब बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्म के बाहर निकल जाता है और यहां से फिर आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन यहां पे बनता है। ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये वाला प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे और ये वाला स्टेप को हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आरएनए से प्रोटीन किस तरीके से बनता है। हम लोग आरएनए यानी कि बेटा 2 से एमआरएनए बना करके देख लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि ये एमआरएनए से प्रोटीन जो बनने का प्रोसेस है किस तरीके से होता है। डेफिनेट सी बात है, ये जो स्टेप हो रहा है कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है या साइटोप्लाज्म में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ये स्टेप हो रहा है। आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। देखिए, कुछ कुछ समान लगता है, जैसे होता है, मान लीजिए कि जैसे शादी का अगर तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी चीज का, तो कुछ कुछ रॉ मटेरियल, हाँ भाई इतना चावल लगेगा, इतना आलू लगेगा, उसी तरीके से इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को होने के लिए भी कुछ कुछ सामान का रिक्वायरमेंट होता है। इस डायग्राम को जरा सा और अंदर जाकर के अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। ये एमआरएनए बनकर के आया क्या? अच्छा, इस एमआरएनए, ये जो एमआरएनए है इसके पास राइबोसोम लग जाता है, कुछ इस तरीके से राइबोसोम रहता है, और यहीं पे एक आरएनए रहता है जिसको हम लोग टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा और इसी तरीके से आगे चलता है। तो कुछ कुछ रॉ मटेरियल है जिसका रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएनए इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मैसेज डीएनए में लिखा हुआ है, लेट अस से ए सी जी टी, कुछ भी मैसेज जो डीएनए में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, मैसेज जो लिखा हुआ रहता है, वही मैसेज अल्टीमेटली हमारा लाइफ को कोड करता है और वो मैसेज ट्रांसक्राइब हो जाता है इनटू द आरएनए। आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब हो गया, मान लीजिए ए सी जी यू, इस तरीके से मैसेज आरएनए में ट्रांसक्राइब हो गया है, और उसी मैसेज को रीड करके एमिनो एसिड यहाँ पे लगाया जाता है। एक के बाद एक एमिनो एसिड इस तरीके से लगाया जाता है, और जब ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो एमिनो एसिड का ही चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आप लोग जरा देख करके बताइए क्या क्या मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले तो एमआरएनए, हाँ डीएनए भी लगेगा, लेकिन आप डीएनए से अगर एमआरएनए बना करके रख लिए हैं तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ एमआरएनए से चल जाएगा। और क्या क्या चीज लग रहा है? राइबोसोम लग रहा है। राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट भी और लार्जर सब यूनिट भी राइबोसोम लग रहा है। और क्या लग रहा है? टीआरएनए, जो रेड इंक से बनाए हैं टीआरएनए भी लग रहा है। और क्या लग रहा है? आरआरएनए भी लग रहा है। हाँ, राइबोसोम में तो आरआरएनए भी प्रेजेंट होता है, तो आरआरएनए भी लग रहा है। और क्या लग रहा है? एमिनो एसिड। चेन किससे बनाइएगा? एमिनो एसिड भी लग रहा है। और क्या लग रहा है?
और कुछ कुछ एंजाइम्स लग रहा है। तो ये सब रिक्वायर्ड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, यही सब को मिला करके हम लोग को ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि यहाँ पे अमीनो एसिड का चेन को बना देना है और प्रोटीन इसको हम लोग कहते हैं। इसको करने के लिए ना अमीनो एसिड को आप एज इट इज यहाँ पे उठा करके नहीं लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर सेल के अंदर अमीनो एसिड आया कहाँ से, तो भैया पूरा का पूरा सेल का साइटोप्लाज्म में हर जगह जो है अमीनो एसिड पाया जाता है। कहाँ से आया अमीनो एसिड? कुछ अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जबकि कुछ अमीनो एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनको खाने से, इसलिए तो बोलते हैं प्रोटीन वाला खाना खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए और जो भी अच्छा अच्छा है, हाँ सब्जी वगैरह, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो सब अमीनो एसिड को हम लोग प्रोटीन युक्त खाना खा करके वो सब अमीनो एसिड को अपने बॉडी में डाल सकते हैं। तो आप क्या खाते हैं? आप प्रोटीन खाएं, प्रोटीन को अल्टीमेटली बॉडी तोड़ करके अमीनो एसिड, तो साइटोप्लाज्म में पूल ऑफ अमीनो एसिड पाया जाता है, बहुत सारे अमीनो एसिड, इनफैक्ट 20 तरह के प्राइमरी जो अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन आप अमीनो एसिड को डायरेक्ट यहाँ पे ला करके ऐसा चेन बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसको भी तो कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। और बायोलॉजी में खर्चा पानी मतलब क्या है? एटीपी। जी हाँ बिल्कुल, इस अमीनो एसिड को सबसे पहला स्टेप हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन का। सबसे पहला स्टेप इसका हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ द एमिनो एसिड। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है, और बायो में हम लोग एक्टिवेट क्या दे करके करते हैं? एटीपी दे करके। एमिनो एसिड के साथ एटीपी दे देंगे और साथ में एक एंजाइम देते हैं एमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम यहाँ पे हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग, ये एंजाइम बहुत खूबसूरत एंजाइम है। आपको पता है यहाँ पे जितना तरह के अमीनो एसिड आएंगे सबके लिए अलग अलग तरह का यहाँ पे ये एंजाइम आता है, सेम एंजाइम है लेकिन अलग अलग तरीके का एंजाइम यहाँ पे आता है, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको अमीनो एसिड को यहाँ पे चेन बनाना है। फर्स्ट रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अमीनो एसिड को यहाँ पे लाना है, इसलिए अमीनो एसिड को सबसे पहले क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। क्या डाल करके करेंगे? एटीपी डाल करके करेंगे और ये एंजाइम डाल करके। जब ये सब चीज डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाता है। अच्छा आपको पता है जब एटीपी किसी चीज को देते हैं तो वो एटीपी से अल्टीमेटली क्या डिराइव करता है? एनर्जी डिराइव करता है। कैसे डिराइव? अच्छा एटीपी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? एडिनोसिन फॉस्फेट 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 लिख सकते हैं क्या? इसी को तो बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी चाहिए, अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो दो को फॉस्फेट काट के हटा देंगे, पायरोफॉस्फेट काट के हटा देंगे। बिल्कुल, और अगर पायरोफॉस्फेट काट के हटा देंगे तो क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। तो यहाँ पे एमिनो एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और साथ में ये एंजाइम, ये तीनों चीज आपस में आ जाएंगे। ये तीनों को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब देखते हैं फूड कॉम्प्लेक्स, विजया कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां मोर देन वन चीज प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको। देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं? एमिनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एमिनो एसिड को चेन बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे करेंगे? एटीपी डाल करके करेंगे। एटीपी को तोड़ा जाएगा, एटीपी का दो फॉस्फेट को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। एज अ रिजल्ट एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखिए ना एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और साथ में ये एंजाइम, ये तीनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बन गए और बच गया क्या? दो फॉस्फेट बच गया। यहाँ पे बच गया 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेट बच गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर दिए हैं, इसको हम लोग तैयार कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये टीआरएनए को भी चार्ज करना पड़ता है। सभी मॉलिक्यूल्स को पहले हम लोग तैयार करके रखेंगे। जैसे कैसे मान लीजिए मिठाई बनाना पड़ता है तो पहले चीनी को गर्म किया जाता है, उससे पहले तेल वगैरह को गर्म किया जाता है, उसी तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए सभी को रेडी करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग देखते हैं चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। ये जो रीडिंग से देख रहे हैं ये टीआरएनए होता है, इसको भी चार्ज करने की जरूरत पड़ता है। और टीआरएनए को चार्ज करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, इसी के साथ देखिए ना यहाँ पे एमिनो एसिड है और इसके साथ टीआरएनए जुड़ा हुआ है, तो जो कॉम्प्लेक्स वहां पे बन के आया है उसी के साथ खाली टीआरएनए लगा देंगे। क्या बना है वहां पे? एमिनो एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंजाइम
कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे टीआरएनए। अल्टीमेटली हम लोग को ये एमिनो एसिड और टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से टीआरएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हाँ, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसी टीआरएनए का सर पे बैठा रहता है कौन, एमिनो एसिड। तो सबसे पहले यही टीआरएनए जो है एमिनो एसिड को यहाँ पे लाता है और एक एक एमिनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हमको टीआरएनए और एमिनो एसिड को साथ में लगाना पड़ेगा। इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखिए अब ये दोनों आपस में साथ में आ जाएगा, यानी कि एमिनो एसिड और टीआरएनए साथ में आ गया। बताइए बच गया क्या, एएमपी बच गया और बस इतना सा बात है। इसको कहते हैं कि तैयारी चल रहा है। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टीआरएनए को एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए एमिनो एसिड को एक्टिवेट किए, फिर टीआरएनए को एक्टिवेट किए, फिर दोनों को जोड़ना रहता है। ये एक्टिवेशन वाला चीज हो गया है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एंटिटी है, ये तैयार हो चुका है। अब ये यहाँ पे लगने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद एक्चुअली जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसके बाद स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन के अंदर 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। 3 स्टेप के अंदर हम लोग ट्रांसलेशन को डिवाइड करते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन प्रोसेस में आने से पहले, इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एमिनो एसिड का चेन सिंथेसाइज करना शुरू कर दे, उससे पहले हमको 2 काम करना पड़ता है। पहले तो हम लोग को एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करेंगे, एटीपी लगा के। याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। हम लोग कहाँ पे एटीपी लगा रहे हैं, याद रखिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक एटीपी लग गया है, इसको एक्टिवेट कर दिए। नेक्स्ट काम हम लोग क्या किए, टीआरएनए को चार्ज किए। हमारा एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए बन करके तैयार, ये जो स्ट्रक्चर है बन करके तैयार हो गया है। अब आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और उसको हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन, चेन टर्मिनेशन। देखिए चेन इनिशिएशन के अंदर क्या किया जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, लेट अस से अभी ये सब कुछ भी नहीं आया है। इस स्ट्रक्चर को जरा सा हम लोग यहाँ पे एम्पलीफाई करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये एमआरएनए आया है क्या, इसी स्ट्रक्चर को, इसी फिगर को हम लोग थोड़ा सा एम्पलीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एमआरएनए है। अच्छा, इस एमआरएनए में, अच्छा ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा हाइपोथेटिकल साइटोप्लाज्म है। एमआरएनए के अंदर मान लीजिए कोड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, CGAUG और कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर। इस तरीके से एमआरएनए के अंदर ये सब चीज लिखा हुआ रहता है। डीएनए से आरएनए बन गया और ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ गया इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये आरएनए के साथ क्या क्या घटना होगा, इसको हम यहाँ पे डिपिक्ट करने वाले हैं। डीएनए से आरएनए बन गया, ये आरएनए न्यूक्लियस से बनकर के आ गया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में आ गया। और इसी फिगर को हम यहाँ पे बना करके छोड़ दिए कि भैया आरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में आ गया है। और यही साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है, पता है कौन, ये राइबोसोम। लेकिन आपको पता है राइबोसोम बेचारा साथ में नहीं घूमता है, दोनों सब यूनिट अलग अलग, बड़का वाला सब यूनिट अलग घूम रहा है, छोटा वाला सब यूनिट अलग घूम रहा है। हम लोग प्रोकैरियोट का केस को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ राइबोसोम कौन सा वाला लेंगे, 7 वाला लेंगे। और राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट कितना वाला होगा, 50 का होगा, स्मॉलर वाला 50 का होगा। ये राइबोसोम हम लोग लेकर के चल रहे हैं। लेकिन राइबोसोम का दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि फ्रीली घूमते रहता है। जैसे ही ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, छोटा वाला जो सब यूनिट है ये इसको पहचानेगा और ये छोटा वाला राइबोसोम का सब यूनिट इसके पास आना चाहेगा, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले कौन सा यूनिट आएगा, छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट जो है एमआरएनए के पास आ जाएगा और इस तरीके से एमआरएनए के पास ये आ जाएगा।
लेकिन आप सोचेंगे कि सर ये कैसे आ गया, मतलब ऐसे इसको मन किया उठ करके यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। एमआरएनए को काफी स्पेसिफिक होना पड़ता है और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो यहाँ पे बनाए हुए हैं इसको पूरा स्पेसिफिक होना पड़ता है कि भैया जहां से स्टार्ट करेंगे चेन बनाना बिल्कुल वहीं पे जाकर के लगे। इसीलिए प्रोकैरियोट का केस में इस जगह को पहचानने होता है। जैसे हम बोलेंगे कि हम दुमका में हैं, आप आ जाइए, आप कहाँ हमको ढूंढेंगे? अगर हम स्पेसिफिक बता दें कि भैया हम एसपी कॉलेज के पास खड़े हैं, आप आ जाइए, तब आपके लिए आसानी होता है। इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए एमआरएनए में जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए रहता है इसके अंदर एक यूनिक फीचर होता है। देखिए आपको कोडोन देख करके समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्या है, स्टार्ट कोडोन। देखिए ना AUG है, मैथिलीन के लिए कोड करता है, स्टार्ट कोडोन है। जिस जगह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होना रहता है उसका लगभग 10 से 12 नाइट्रोजनस बेस पीछे। हम क्या बोल रहे हैं, जिस जगह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होना रहता है उससे लगभग 10-12 नाइट्रोजनस बेस पीछे एक 8 नाइट्रोजनस बेस लंबा एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है और इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। कहीं आप गूगल वगैरह में देखिएगा तो DAL भी लिखा हुआ रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस लिख देते हैं, पूरा सीक्वेंस। ये हो गया शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। ये अच्छा बताइए, तो ये सीक्वेंस कहाँ पे रहेगा? एमआरएनए पे रहेगा कि राइबोसोम में रहेगा? एमआरएनए पे अभी पता है ना, एमआरएनए पे ही कुछ थोड़ा सा 10-12 नाइट्रोजनस बेस पीछे आइएगा तो आपको 8 नाइट्रोजनस बेस का एक इंपॉर्टेंट एक यूनिक सीक्वेंस मिलेगा और उस सीक्वेंस का नाम खाली क्या है, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। अच्छी बात है, एमआरएनए छोटा वाला राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है इसी को ढूंढ रहा है। लेकिन ये तो मिल गया, लेकिन ये राइबोसोम के पास भी कुछ होना चाहिए, तभी तो जाकर इसको पहचानेगा। अक्सर हम लोग जानते हैं लॉक एंड की सिस्टम, ताला तो मिल गया लेकिन चाबी नहीं रहेगा तो फिर खोलेगा कौन? इसीलिए पासवर्ड का जरूरत पड़ता है। इसको पहचानने के लिए ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के पास एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एमआरएनए में क्या रहेगा, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस, और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में क्या रहेगा, एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को पहचानता है ये वाला सीक्वेंस। इसकी वजह से एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी बैठता है दोनों के बीच में और एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भैया सब चीज सही है। अब इसके थोड़ा सा आगे हमको लग जाना है, हमको ढूंढना है किसको, स्टार्टर कोडोन को हमको ढूंढना है और काम को स्टार्ट करना है। हम क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोट का केस में हम बोल रहे हैं कौन सा राइबोसोम ढूंढ रहा है, 30S वाला। 30S राइबोसोम कौन सा आरआरएनए से बना हुआ रहता है, 16 16S ना, 16S आरआरएनए से, याद कीजिए आ रहा है, हाँ 16S आरआरएनए से बना हुआ रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस जो है इट इज प्रेजेंट इन 16S आरआरएनए ऑफ 30S राइबोसोम ऑफ 70S राइबोसोम। बताइए इतना सारा बात क्लियर हुआ क्या? ये तो हो रहा है, ये तो कहानी हम लोग कर रहे हैं। आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि 16S अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी इनिशिएशन भी नहीं हुआ है, अभी इनिशिएशन भी नहीं। यूकैरियोट का केस में क्या होगा, यूकैरियोट का केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट का केस में एक और चीज होता है जो कि हम लोग देखे थे स्प्लाइसिंग वाला केस में। हम लोग देखे थे कि 5 प्राइम एंड पे कैपिंग लगा रहे थे। यूकैरियोटिक केस में 5 प्राइम एंड पे कैपिंग लगा रहे थे। कैपिंग में क्या लगा रहे थे, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस इसी कैपिंग को रीड किया जाता है यूकैरियोट का केस में। जबकि प्रोकैरियोट के केस में किसको पहचाना जाएगा, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस को पहचाना जाएगा। यूकैरियोट के केस में किसको पहचाना जाएगा, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को पहचाना जाएगा। और इसके बाद जो है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये चीज हो गया है। अब तो ठीक है भाई, इतना चीज हो चुका है। अब यहाँ पे बड़ा सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को भी आना है, वो आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टीआरएनए को लाना पड़ेगा। ये जो टीआरएनए हम लोग देखते हैं, ये टीआरएनए को यहाँ पे लाना पड़ेगा। टीआरएनए को यहाँ पे लाने के लिए एक रिएक्शन यहाँ पे होता है, वो रिएक्शन हम आपको लिख देते हैं। देखिए अभी जब टीआरएनए यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास 30S राइबोसोम है, जो देखेंगे वही बोलेंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे।
अभी जो हमको दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स में हमारा 30S राइबोसोम है और साथ में mRNA है। ये दोनों का अपना कॉम्प्लेक्स है। हाँ, दोनों टशन में है, अपना घूम रहा है। पहले इनिशिएशन को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद इलॉन्गेशन टर्मिनेशन को हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि अभी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आया नहीं है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और mRNA जुड़ गया है और ये जुड़ने के बाद 30S राइबोसोम लिख दिए हैं, mRNA लिख दिए हैं और साथ में अब tRNA को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे जो tRNA को जोड़ते हैं वो tRNA रहता है फॉर्माइल मेथियोनिन, एक एमिनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ tRNA कॉम्प्लेक्स। ये tRNA इस फॉर्म में ये tRNA यहाँ पे आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। देखिए ना, मेथियोनिन आप लोग का सुना होगा, मेथियोनिन एक एमिनो एसिड है, इसी एमिनो एसिड में एक फॉर्माइल ग्रुप लगा देते हैं तो tRNA इसी एक्चुअल में ना ये चीज से घबराना नहीं है, ये चीज अगर नहीं भी याद रखा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो एमिनो एसिड है यही tRNA को स्टार्ट करवाता है काम का, है कि अभी तक काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा स्पेशल एक एमिनो एसिड आता है, फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ, फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA कॉम्प्लेक्स। ये दोनों, ये कॉम्प्लेक्स देखिए, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, एज अ रिजल्ट बन जाएंगे 30S राइबोसोम, mRNA और साथ में फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन खास बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक GTP लगेगा, जैसे कि हम लोग कहीं जगह पे ATP लेकर के खर्चा करते हैं, यहाँ पे ATP के बदले में क्या लगेगा, GTP लगेगा और यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे स्टार मार्क, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पहले ही बोले थे, आप लोग गिनिएगा कहाँ पे क्या क्या, अभी तक हम लोग क्या क्या लगाए हैं, एक जगह ATP लगाया है और एक जगह GTP लगाए हैं। इस तरीके से ये जो है ये जो tRNA है इसके साथ जुड़ जाता है। जब tRNA इसके साथ जुड़ जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हो गया है। अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ तक ये सारा सीन पहुंच चुका है और ये mRNA के पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे tRNA आ चुका है। बड़ा वाला सब यूनिट अभी तक बात नहीं किए थे, लेकिन अब जो है ये सारा चीज जब तैयार हो चुका है, mRNA के साथ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, हमारा वर्ड्स को ना खाली मतलब पूरा दिमाग में एकदम लीजिएगा कि mRNA बोल रहे हैं तो mRNA को ही सोचिए, राइबोसोम बोल रहे हैं तो राइबोसोम को ही सोचिए, सोचने में साथ में सोचेंगे ना तो वो चीज छप जाएगा दिमाग में। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक में हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया है, mRNA के साथ जुड़ गया है, अब तो tRNA के साथ भी जुड़ गया है। इतना सारा तैयारी हो जाने के बाद अब आपका लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा और इसके ऊपर ऐसा कैप करके लग जाएगा। आपको पता है राइबोसोम के पास 4 गो साइट होता है, जोड़ने के लिए राइबोसोम के पास 4 साइट होता है। तो बता सकते हैं कौन कौन सा होता है? हम खुद भी आप लोगों को पढ़ाए हैं क्लास 11th में, जब हम बोले थे, एक जोक भी मारे थे, हमको याद है, जैसे बैग को जो लोग बिहार में रहते हैं काफी लोग, वो लोग बेग बोलते हैं, उसी तरीके से मैप यानी कि मानचित्र को लोग क्या बोलेंगे, मैप बोलेंगे। और मैप अगर हम लोग ले लेंगे ये 4 को साइट प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। M का मतलब क्या होता है, mRNA बाइंडिंग साइट, ये होता है स्मॉलर सब यूनिट। हम राइबोसोम पे थोड़ा सा चले गए हैं, अभी तक इनिशिएशन ही चल रहा है, अभी तक स्टार्ट हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा ये मैकेनिज्म है, प्रोटीन बनाना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन राइबोसोम ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा और एम्प्लीफाई कर दिए, यहाँ पे बना। राइबोसोम के पास 4 साइट होता है, 4 जगह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MAPE में। देखिए M से होता है mRNA बाइंडिंग साइट, A से होता है एमाइनो एसाइल साइट, P से होता है तुक्का से कभी नहीं होगा बायोलॉजी, पेप्टिडाइल साइट, E से होता है तुक्का से कभी नहीं होगा बायोलॉजी, हाँ, एग्जिट साइट।
इस तरीके से राइबोसोम के पास 4 साइट प्रेजेंट होता है, MAPE। M का मतलब mRNA बाइंडिंग साइट, A का मतलब अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, P का मतलब पेप्टाइड साइट, E का मतलब एक्सिट साइट। देखिए अब बताइए तो जरा राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट mRNA को बाइंड करता है? स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है। तो बताइए M वाला जो साइट है कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? नीचे मिलेगा। बिल्कुल, M वाला साइट स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाया जाता है। बाकी तीनों साइट जो है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाए जाते हैं। इधर में मिलेंगे P, इधर में मिलेंगे A, PA पर्सनल असिस्टेंट, ये हो गया। एक बगल में रहता है एग्जिट साइट खाली होता है। देखिए काम भी थोड़ा सा बता देते हैं। mRNA, ये तो समझ में आ रहा है, M वाला साइट जो है mRNA के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। अच्छा, A वाला साइट जो है अमीनो एसिड साइट है, अमीनो एसिड को लाएगा, नाम से ही लग रहा है कि अमीनो एसिड को ये लाएगा A वाला साइट। P वाला साइट पेप्टिडाइल साइट है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा, जोड़ने का काम करेगा, अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम। और E से एग्जिट जब हो जाएगा, बन जाएगा, फिर E से निकल जाएगा। ये राइबोसोम का जरा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिए हैं और इसी के ऊपर ये सारा खेला हो रहा है। आपको पता है सबसे पहले जब ये mRNA, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है A है, U है, G है, क्योंकि ये तो स्टार्टर कोडन को ढूंढेगा, तो बच्चों को पता है कि स्टार्टर कोडन को ढूंढ के वहीं से जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, AUG से स्टार्ट होगा। अच्छा, AUG से जब स्टार्ट होगा, अब टीआरएनए, यहाँ पे टीआरएनए तो आया हुआ था पहले से, टीआरएनए आया था, स्मॉल लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के ढकना था। आपको पता है अभी M और E साइड को छोड़ दीजिए, दोनों को खास महत्व नहीं, P और A साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए दोनों साइड ब्लैंक है, खाली है क्या? दोनों साइड खाली है क्या? इसीलिए जो पहला जो टीआरएनए देखेगा mRNA पे क्या लिखा हुआ है? AUG। वैसा वाला टीआरएनए आएगा जिसका पैर पे क्या लिखा हुआ होगा? जिसका पैर पे क्या लिखा हुआ होगा? UAC। ये लिखा हुआ होगा, तो ये वाला टीआरएनए आएगा। बताइए तो जरा, अभी तो दोनों जगह खाली था, इसीलिए जो पहला टीआरएनए, मार्क माय वर्ड्स, जो पहला टीआरएनए कैरिंग द एमिनो एसिड कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन, वैसा एंटीकोडोन लेकर के पहला जो टीआरएनए है वो कौन से साइट पे आ रहा है? P साइट पे आ रहा है। ये हमारा आकर के यहाँ पे लग गया। आपको पता है इसके बाद, अच्छा ये तो क्या ऊपर में क्या कैरी करेगा? मैथियोनिन कैरी करेगा, ये अमीनो एसिड को लेकर के यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके बाद जितने भी अब एमिनो एसिड आएंगे, जितने भी अब टीआरएनए कैरिंग द एमिनो एसिड्स आएंगे, वो सब के लिए बताइए P वाला जगह खाली है क्या? नहीं खाली है। अब इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो टीआरएनए कहाँ पे आएंगे? A वाली साइड पे सभी के सभी टीआरएनए आएंगे। इस प्रकार से चेन आपका इनिशिएट हो चुका है। ये दूसरा टीआरएनए आएगा, इसके सर पे दूसरा एमिनो एसिड आएगा, ये दोनों एमिनो एसिड के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन हो चुका है। देखिए ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द इलॉन्गेशन। हालांकि यहाँ पे और भी कुछ एंजाइम प्रोटीन वगैरह लगता है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। IF1, IF2, IF3, इस तरीके से बहुत सारा इनिशिएशन फैक्टर भी यहाँ पे काम में आता है और GTP काम में आया। ये सब चीज मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन करा दिया। अब बारी है इलॉन्गेशन का। दिस इज द सेकेंड स्टेप जिसका हम बात कर रहे थे, इलॉन्गेशन। ये एमिनो एसिड बनने का जो चेन है, चेन थोड़ा सा और इलॉन्गेट होगा। यहाँ पे भी वही सब फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर EF1, EF2, इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे, इलॉन्गेशन फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे mRNA को ड्रॉ कर दिए और हम लोग यहाँ पे AUG लिखे थे, AUG को लिख देते हैं। बाकी इधर और भी मान लीजिए जो भी है, लिखते नहीं है, जो भी है ऐसे ऐसे करके हम लोग कोडोन्स दे देते हैं इस तरीके से। और हमारा जो राइबोसोम है अभी कुछ इस तरीके से हमारा राइबोसोम यहाँ पे बैठा है और लेटस से अब ये राइबोसोम थोड़ा सा स्लाइड कर गया। आगे जाएगा क्या? आगे जाएगा राइबोसोम और इस आगे जाने को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग ऑफ द राइबोसोम, स्लाइडिंग ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम स्लाइड्स ओवर द स्ट्रैंड ऑफ mRNA। ये स्ट्रक्चर
ये जो ब्लू इंक से जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर स्लाइड करता है। कहीं भी यहाँ पे लिखा हुआ, आगे भी लिखा हुआ रहेगा, कब तक स्लाइड करेगा? जब तक हुआ और उगा ना मिल जाए तब तक ये आगे स्लाइड करते हुए चलेगा। और इसी स्लाइडिंग के लिए एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेज एंजाइम। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेज। कि ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन द लोकेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में आएगा? ट्रांसलोकेज एंजाइम काम में आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ एटीपी नहीं बल्कि जीटीपी देना पड़ता है। ये हमारा यहाँ सेकंड जीटीपी खर्चा हो गया। इस तरीके से ट्रांसलोकेशन होगा। अब इसके बाद जब ये ट्रांसलोकेट करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तब इसका जो ए वाला साइड है, ये साइड कौन सा था? पी साइड था। ये साइड कौन सा है? ए साइड है। अब यहाँ पे अलग टीआरएनए आएगा जिसका एंटीकोडन पे अलग एंटीकोडन होगा एज अकॉर्डिंग टू द कोडोन के हिसाब से अलग आएगा। ये अपना एक दूसरा एमिनो एसिड लाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो फिर ये वाला जो टीआरएनए है, ध्यान से देखिए, ये स्टेप थोड़ा सा समझिए। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला टीआरएनए साइड हट जाएगा और इसका मेथिओनिन खाली यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। मेथिओनिन एमिनो एसिड को यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे जो इसके और इसके बीच में जो COOH का जो बॉन्ड बना हो, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और सिर्फ मेथिओनिन यहाँ पे रह जाएगा। ये टीआरएनए यहाँ से हट करके निकल जाएगा। ये टीआरएनए जैसे हट जाएगा तो पी साइड अब क्या हो गया? वैकेंट हो गया। अब ये वाला टीआरएनए जो था वो मूव कर जाएगा इनटू द पी साइड। वो पी साइड पे मूव कर जाएगा। बताइए अब नया टीआरएनए जो आएगा उसके लिए कौन सा साइड खाली रहेगा? ए साइड खाली रहेगा। इसीलिए तो हम बोले कि इसके बाद पहला टीआरएनए खाली आएगा कौन सा साइड पे? पी साइड पे। उसके बाद सभी टीआरएनए कहां पे आएंगे? ए साइड पे। ए साइड पे नया टीआरएनए आएगा, नया अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, फिर मूव कर जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ का टीआरएनए फिर खाली कर जाएगा। यहाँ का टीआरएनए जैसे खाली करेगा, यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा? अमीनो एसिड रह जाएगा। फिर ये वाला टीआरएनए यहाँ मूव कर जाएगा, ये अमीनो एसिड के बगल से इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही ये टीआरएनए यहाँ से हटेगा, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है ये। फिर उसके बाद नया टीआरएनए यहाँ पे आएगा। फिर इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड इस तरीके से चेन बनाते रहते हैं और ये आपस में मूव करते रहता है। लेकिन ध्यान देंगे पी साइड हमेशा बुक रहता है। जैसे ही यहाँ से ये मूव करेगा तो ये वाला टीआरएनए कहाँ पे आ जाएगा? पी साइड पे आ जाएगा। ए साइड ब्लैंक हो जाता है, इसीलिए नया टीआरएनए जब भी आएगा तो वो ए साइड पे आएगा। इसके बाद का फिगर अगर बनाने की कोशिश करें तो इसके बाद का फिगर देखिए। चलिए इसी हमारे पे इसके बाद का फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एबीसी या कुछ भी लिखे हैं, इस तरीके से हम लोग डॉट डॉट दे देते हैं। ये राइबोसोम देखिए यहाँ पे लार्जर सबयूनिट स्मॉलर सबयूनिट यहाँ पे हम बना दिए। ये पी साइड अभी खाली हो गया और ए साइड यहाँ पे इस तरीके से है। ये वाला जो है ये खाली हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो टीआरएनए है, देखिए ये साइड खाली हो गया। क्या ऊपर में क्या लटक रहा है? मैथिओनिन को लाया था, ये लटक रहा है। अब ये टीआरएनए में एक दूसरा इसका अपना अमीनो एसिड होगा। ये साइड खाली हो जाने की वजह से अब नया चीज को आना है, नया टीआरएनए को आना है। एज अ रिजल्ट ये वाला टीआरएनए जो है ये मूव कर जाएगा इनटू द पी साइड। ये पी साइड पे मूव कर जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा। फिर पी साइड से के बाद फिर ये टीआरएनए यहां से हटेगा और पीआरएनए और इस अमीनो एसिड, इसके बाद का फिगर हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इसके बाद का फिगर देखिए इसके बाद का फिगर इस तरीके से यहाँ पे ये वाला इस पे आ जाएगा। एज ये हमारा पी साइट है और ये हमारा ए साइट है। यहाँ पे ये इधर मूव कर जाएगा जिसकी वजह से अब ये टीआरएनए यहाँ पे आ जाएगा। ये टीआरएनए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तो पहले क्या लटक रहा था? मैथिओनिन। इसके बगल में अमीनो एसिड नंबर 2 A2 लिख देते हैं, अमीनो एसिड नंबर 2। इसके बाद यहाँ पे नया टीआरएनए आएगा, ये क्या लाएगा? A3 लाएगा। फिर ये वाला फिर ये यहाँ से हट जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और फिर A2 के साथ A3 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये इधर मूव करता है, इस तरफ मूव करता है, पी वाले साइड पे मूव करता है और ए वाले साइड पे हर बार नया नया टीआरएनए आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन इलांगेशन। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड देखिए, हर एक टीआरएनए जो है, ये टीआरएनए का काम हो गया, फिर ये टीआरएनए यहाँ मूव कर जाएगा। उससे पहले ये वाला हट के निकल जाएगा। जैसे ही ये वाला हट के निकल जाएगा, इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना के जाएगा। इसका काम होगा ये हट के जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना के जाएगा। इसके बाद फिर ये ब्लैंक हो गया, फिर ये वाला टीआरएनए आ जाएगा। ये जगह ब्लैंक हो गया, नया टीआरएनए आ जाएगा। क्योंकि राइबोसोम जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इस तरीके से कई सारे अमीनो एसिड A4 A5 इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड आते रहेंगे और इस तरीके से चेन बनाते रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का इलांगेशन।
प्रोटीन का चेन बन रहा है, एमिनो एसिड का चेन बन रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। बोलिए, यहाँ पे कोई डाउट? तो जो टीआरएनए निकलेगा सर वो ई साइड से निकलेगा ना? हाँ, वो ई साइड से निकल जाएगा, वो ई साइड से निकल जाएगा। और पेप्टिडाइल जैसे ही, हाँ, जैसे ही ये टीआरएनए देखेगा कि यहाँ पे एमिनो एसिड आ गया है, ये देखिए टीआरएनए और एमिनो एसिड आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जो एमिनो एसिड का COOH ग्रुप के साथ इसका ACC ग्रुप जुड़ा हुआ, हाँ, ACC ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा ना, इसके बाद वो पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। वो बॉन्ड टूटेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब ये क्या करेगा, ये हट जाएगा, ये खाली हो गया। खाली होने के बाद फिर बगल वाला टीआरएनए आ गया, कैरिंग द नेक्स्ट एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड आ जाएगा, फिर वहां से भी वो बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर नेक्स्ट टीआरएनए आएगा। तो इस तरीके से ये राइबोसोम जो है आगे की तरफ मूव करते रहता है, और ये हर बार जो टीआरएनए आएगा वो टीआरएनए कहाँ पे आएगा, ए साइड पे आएगा। और पी साइड जो है, इसलिए तो पेप्टिडाइल साइड इसको बोलते हैं। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। यही काम होता है पेप्टिडाइल साइड। अब पी साइड का एमिनो एसिड ए साइड का एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। पी साइड का एमिनो एसिड ए साइड का एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये बॉन्ड बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पी साइड का एमिनो एसिड का टिपिकल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरफ एसिड, एक तरफ बेस, और बीच में अल्फा ये एमिनो एसिड मान लीजिए ये बना दिए। इसके बगल में भी एक एमिनो एसिड, एक तरफ एसिड, एक तरफ बेस, और R और H इस बीच में अल्फा का। इस तरीके से पी साइड का एमिनो एसिड का COOH ग्रुप, पी साइड का एमिनो एसिड का COOH ग्रुप joins with the NH2 group of the A side amino acid। हाँ हाँ नहीं, फिर से बोल रहे हैं। पी साइड का एमिनो एसिड का COOH ग्रुप joins with the NH2 group of the A side amino acid। फिर से बोल रहे हैं, पी साइड का, इधर देखिए, पी साइड का एमिनो एसिड का COOH ग्रुप जुड़ेगा ए साइड का एमिनो एसिड का NH2। इन दोनों के बीच में तो जो बॉन्ड बनता है वो तो क्लास 11 का, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 11th में आप लोग पढ़े थे। आप बोलेंगे एकदम शुरू से नहीं आ रहा है,